साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं राम प्रताप सिंह। आज चूंकि संडे है तो आज कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो होना ही है। तो चलिए, आज का बिंदु विवेचना है, क्योंकि इस समय विवेचना के कई मामले जगह व जगह कई ज़िलों में सुनने को मिल रहे हैं और उसमें काफ़ी कुछ पुलिस के विपरीत प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं। तो वास्तव में कुछ न कुछ विवेचना में गिरावट ज़रूर आई है। तो मैं ज़्यादा बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ अनुभव ज़रूर विवेचना के संबंध में आप लोगों को शेयर करूँगा। तो चलिए सभी लोग सुनिए, और विशेषकर जो नए दरोगा जी साहबान हैं, हमारे उप निरीक्षकगण हैं, एसआई साहबान, वो ज़रूर सुने और भविष्य के लिए तैयार हों। ये पूरा ब्लॉग अनुभव के आधार पर ही होगा। और साथ में जो बच्चे, नए बच्चे और जो हमारे पुलिस विभाग के नए बच्चे जो अभी आरक्षी हैं, दीवान जी हैं, जो दरोगा बनने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कमर कसे हुए हैं, वो भी सुने। और वास्तव में विवेचना से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय भारत में कोई नहीं है और आदिकाल से भी नहीं है। अगर आप आदिकाल का भी वृतांत कभी हम सुनाएंगे आपको कि आदिकाल से विवेचना हो रही है। विवेचना से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं। देखिए, सीआरपीसी की धारा 156 पर जब आप नज़र डालें तो वहाँ विवेचना न होके अन्वेषण कहा गया है, और सही रूप से अन्वेषण ही होता है विवेचना। अन्वेषण का मतलब सत्य तक पहुँचना, सत्य के अंतिम बिंदु तक पहुँचना। और भारत में प्राचीन काल में अन्वेषण कई प्रसंगों में हुआ है। मैं कभी उस पर अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि अब ब्लॉग के विषय से हट जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए फिर कभी आपको उस महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराऊंगा। आज तो अपनी मूल धारा में लौट के आइए। देखिए, मैं बहुत ही सरल भाषा में ही वो वार्ता हो रही है पर चर्चा, और मैं कोई कानून का विद्वान तो हूँ नहीं। मैं तो एक पुलिस वाला हूँ जो अनुभव हैं एक विवेचक के रूप में, क्योंकि मैं सन 83 में इस पुलिस विभाग में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बना था, और फिर विवेचना करते ही अपने लास्ट जीवन के रिटायरमेंट के दिन 31/1/2021 को भी विवेचनाएं जो थीं उनको पूर्ण किया, और जो अपूर्ण रह गई उनको सुपुर्द किया। तो इस लंबी अवधि में जीवन के बहुत ही विवेचनाएं की, और ये भी एक बड़ा संयोग कहा जाए या इत्तेफाक कहा जाए कि एक भी दिन के लिए सिविल पुलिस छोड़ के अन्य किसी शाखा में हम गए नहीं। ये एक अधिकारियों की अनुकंपा रही या उनका एक हमारे प्रति हमारी यह कार्यशैली रही। कार्यशैली का ये हमको एक छोटा सा वो मिला कि हम किसी शाखा में कभी ट्रांसफ़र होकर नहीं गए, सिविल पुलिस में ही मैंने पूरा वो निकाला, और तो विवेचना से मेरा सीधा सीधा संबंध रहा ही। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारत के कानून के जो सबसे बड़ी प्रौधा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विवेचक ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष समझें आप या अप्रत्यक्ष रूप में आप समझें। तो आज का ब्लॉग भी विशेषकर नए उप निरीक्षकगण दरोगा जी साहबानों के लिए है। ये विशेष रूप से एक इसमें थोड़ी सी उनको मार्गदर्शन भी है, और थोड़ा सी उनको चेतावनी और आगाह करने का एक इसमें हमने क्रम भी रखा है। और साथ में हमारे पेशगार साहब श्री के सिंह साहब का इस मामले में मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, और उन्होंने कहा कि वास्तव में यदि आप चैनल चला ही रहे हैं तो इस पे विशेषकर विवेचना के ऊपर ज़रूर आप सभी को थोड़े से अपने अनुभव के, और साथ में उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं हमको और टिप्स बताए हैं, वो सब के सब मैं इसमें ब्लॉग में ज़रूर शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे जो हमारे विशेषकर नए सब इंस्पेक्टर साहबान हैं वो अभी से मजबूती से तैयार हों और कानून को अच्छी तरह से समझें और विवेचना के गुणों को सीखें। पुलिस विभाग का एक यही क्रम है कि पीछे देखो और आगे बढ़ो,
ये तो एक कहावत है। मतलब पीछे देखने का मतलब ये है कि पीछे के रिकॉर्ड, केस डायरी वगैरह देखिए और अपने पूर्व अधिकारियों से संपर्क करिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये तो एक हर विभाग का क्रम है, वही पुलिस विभाग का भी क्रम है, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन असली अनुभव तभी होता है जब ऊँट, एक कहावत है, चरितार्थ है कि जब ऊँट पहाड़ के नीचे जाता है तभी उसे मालूम पड़ता है। तो वास्तव में विवेचना का जो विवेचक होता है उसको बहुत भारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, आप सुनेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे ही और इस कहावत का भी भाव अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि आज कल में ही एक बहुत चर्चित मामला आया जिसको सुन के थोड़ा पश्चाताप भी हुआ, दुख भी हुआ और साथ में ये भी लगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं कोई कमी तो है ही जिसके कारण ऐसा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखिए, आप सर्विस के दौरान स्वयं भी पाएंगे और जो मैंने भी अनुभव किया कि जो विवेचक इन्वेस्टिगेशन अफसर है वास्तव में वो बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व का मालिक होता है और होना भी चाहिए, और उसको हर कार्य में बहुत ही निपुण और बहुत ही ज्ञानवान और कानून का बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए, और साथ में जो है विनम्र भी होना चाहिए, और लेकिन विनम्रता के साथ जागरूक बहुत होना चाहिए। जागरूक तो इतना होना चाहिए कि मेरी समझ से जितने भी सरकारी पद हैं उन पदों में सबसे सुपर क्वालिटी का होना चाहिए, सीधी भाषा में कह रहे हैं, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा कानून है, भारत का सबसे बड़ा कानून है भारतीय दंड विधान IPC। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसमें 10 रुपये की सज़ा के प्रावधान से लेके और फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। और वो सारी की सारी जितनी भी धाराएं हैं वो सब विवेचक के इर्द गिर्द हैं, विवेचक के लिए ही बनाई गई हैं। मतलब आप ये समझिए कि उनका सीधा वास्ता विवेचक से ही है। भारतीय दंड विधान की जितनी भी धाराएं हैं वो सब विवेचना के इर्द गिर्द हैं। तो एक विवेचक को सारी विवेचनाओं की जानकारी होना ही चाहिए। यदि सारी की ना हो तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनका बहुत अच्छा गहन जानकारी होना चाहिए, और उस जानकारी के लिए एक तो प्रतिदिन IPC CRPC को पढ़ना चाहिए और फिर अपने पूर्व अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, जहाँ से भी अच्छे एडवोकेट से, जुडिशल अधिकारी साहिबानों से भी समय समय पर मिलते जुलते रहना चाहिए और कानून के बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। जब आप चर्चा करेंगे तो आपको अनुभव भी होगा और आपको एक गहराई से और जो रहस्य हैं कानून के उनकी भी जानकारी आपको होती रहेगी। देखिए, भारतीय दंड प्रक्रिया CRPC को आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसमें सारे सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और उन CRPC को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस तरह से आप अगर जिस भी धर्म के हों, मुझे नहीं कह सकता हूँ, जैसे अपनी धार्मिक किताब रामायण, श्री कुरान जी, पवित्र जी और बाइबल जी का आप अध्ययन करते हैं, उसी तरह से आप ये समझिए कि IPC CRPC साक्ष्य अधिनियम का प्रतिदिन नहीं तो जब भी आपको समय मिले, अब तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि सारी की सारी आपकी चैनल मतलब उस पर ये YouTube पे और गूगल इंटरनेट पर हर समय उपलब्ध हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। कभी आपने सोचा, इस विचार पे सोचा कि भारत में आज की तारीख में 10,000 कानून हैं, बड़े बड़े कानून हैं, लेकिन क्या किसी में कोई धारा में, उन कानूनों की धारा में, उन अधिनियम और एक्ट की धारा में भारतीय दंड विधान को छोड़कर किसी को फांसी या उम्र कैद की सज़ा है? आप बताइए, ठंडे मन से सोचिए, सभी लोग सोचें कि फांसी और उम्र कैद की सज़ा दिलाने का कोई भी अधिनियम या कोई कानून, जितने भी भारत के सारे कानूनों पे आप नज़र डालिए, कहीं नहीं है। और अब इसका घटनास्थल कौन देखता है, विवेचना कौन करता है, बताइए। ये पावर आप माने या ना माने, मैं तो धर्मभीरू आदमी हूँ, धर्म से मैं बहुत डरता हूँ। आपको ये पावर ईश्वर ने दी है, आप ये समझ लो।
भारत के संविधान ने तो दी है इस मृत्युलोक में, इस धरती में, भारत में, देश में, लेकिन मिली आपको ईश्वर से। क्योंकि यदि आपका शारीरिक मापदंड पूरा योग्य नहीं होता, और शरीर तो ईश्वर ही बनाता है, तो आप ये समझिए कि आप पुलिस के लायक नहीं थे। और पुलिस में आपने उप निरीक्षक ऐसा गौरवशाली पद पाया है। मैं तो ये कहूँगा उप निरीक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सारा पुलिस विभाग इसी की इर्द गिर्द घूमता है। ये मेरुदंड है पुलिस विभाग का। आप हम भी दमित होकर रहे पूरे उसमें, अपने गौरवशाली उससे हमने कार्य नहीं किया। मैं खुद आज इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो हम लोगों का रहन सहन उच्च किस्म का नहीं है, और दूसरे इतने बड़ी जगह से हम लोग आते नहीं हैं, किसान के बेटे होते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उच्च किस्म की नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। और लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज आप लोग जो आ रहे हैं वो हाईली एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, आपके पास उच्च टेक्नोलॉजी के आप मालिक हैं, और हर तरफ से आप जागरूक हैं। नए बच्चे जितने भी हैं, तो बिल्कुल इन गुणों को आपको सीखना पड़ेगा। हर जगह दबी, मतलब हमने पहले एक शब्द कहा कि विनम्रता तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे तो इस विभाग में आप सफल हो ही नहीं सकते। विनम्र तो आपको होना पड़ेगा, और विनम्र की परिभाषा बहुत बड़ी है। अब आपसे समझदार हो, मतलब उसमें पढ़ा लिखा, समझदार, विवेक के अनुसार जितनी भी बातें हैं वो सब विनम्रता में आ जाती हैं। शिष्टाचार सब अच्छा, मेल जोल सभी तरह का होता है। लेकिन कितना बड़ा आपको ये अधिकार और आपका कर्तव्य आपको ईश्वर और भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही विवेचना प्राप्त होती है तो आज की व्यवस्था में, वो भी हम स्पष्ट कर दें, बहुत सारे गणमान्य लोगों के संबंध डायरेक्ट जनता से होते हैं, और जनता को उनको संतुष्ट करना है। तो जनता को जब वो संतुष्ट करेंगे तो वो जनता के अनुसार काम करना चाहेंगे। दो पक्ष होते हैं हमेशा, एक एफआईआर में दो पक्ष होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी। वादी तो हमेशा पीड़ित होता ही होता है, चाहे जितना बड़ा वादी हो। हम तो कह रहे हैं अगर किसी घटना का वादी कोई राजा महाराजा भी है तो भी आप ये समझिए कि वो कमज़ोर होगा दूसरे पक्ष से। यानी क्यों ऐसा विधान है, जो दूसरा पक्ष होगा वो बहुत ताकतवर होगा और उसके गणमान्यों से बड़े तगड़े संबंध भी होंगे। तो उन संबंधों के द्वारा गणमान्य लोग आप लोगों पर प्रभाव डालते हैं, और वास्तव में आप उस प्रभाव में आके दब जाते हैं। हम भी दबते रहे, लेकिन पुराने, अगर आप विवेचकों से मिलेंगे, पुराने इंस्पेक्टर साहबानों से मिलेंगे, वो वही कार्य करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन में सत्य होगा। सुनेंगे सबकी, सबको जवाब भी देंगे बहुत प्यार से, हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन करेंगे वो वही जो सत्य होगा। इसलिए सत्य के लिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप ही सुपर नहीं हो, क्योंकि आपका जो लेखा जोखा है वो माननीय अदालत के सामने जाता है, और फिर वहाँ पक्ष और विपक्ष के दोनों एडवोकेट साहिबान होते हैं, और फिर वो बाल की खाल निकालते हैं। तो जो मैंने पहली दिन मुहावरा, स्टार्टिंग में जो मुहावरा कहा कि ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तभी उसे मालूम पड़ता है सही स्थिति, तो वही जब आप लोग एविडेंस देने जाते हो, साक्ष्य देने जाते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन में आपने कितनी बड़ी बड़ी कमियां छोड़ दी। उन कमियों का तब सुधार नहीं हो पाता, और फिर आपको या तो मुंह नीचा करना पड़ता है या अपने आप को स्वयं को कोसना पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति होती है जब न्यायालय में, माननीय न्यायालयों में आप साक्ष्य देने जाते हैं, तो अगर आपने स्वयं केस डायरी नहीं लिखी, स्वयं आपने पर्चे नहीं काटे, अपनी निशादही आपने नक्शा नहीं बनाया, मेडिकल रिपोर्टों का आपने अध्ययन नहीं किया, पूरी विवेचना की आपको जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ आए बाएं उत्तर देते हो, और उसका फ़ायदा फिर जो है मुलजिम पक्ष के लोग उठाते हैं, और आपको बहुत नीचा देखना पड़ता है। माननीय अदालत भी आपको समझती है कि ये अयोग्य विवेचक आ गया। तो और जो पुराने
साहिबान होते थे, दरोगा जी साहिबान, थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर साहिबान, वो विवेचना की केस डायरी स्वयं लिखते थे या अपने बहुत ही सुपरविजन में लिखवाते थे, घटनास्थल का निरीक्षण करते थे, पूरी विवेचना की हर जानकारी रखते थे। व्यस्तता में या हाथ में चोट लग जाने के कारण कभी कभी मैनुअल रूप से पहले केस डायरी लिखी जाती थी। आज तो कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, आज तो बहुत आराम हो गया। तो वो अगर जैसे हाथ में चोट लग गई या कोई परेशानी आ गई तो वो स्वयं अपने सामने ही किसी नए उप निरीक्षक को बैठाल के या कोई अच्छे मुंशी को बैठाल के केस डायरी को घटनास्थल पर ही लिखाते थे। देखिए, केस डायरी आप घटनास्थल पर ही लिखेंगे, ये जो भाई विधान है उसी के अनुसार वार्ता भी होना चाहिए, उसी के अनुसार काम भी होना चाहिए। अच्छा, अब तो एक ये परंपरा भी आ गई है कि हर बेल एप्लीकेशन माननीय हाई कोर्ट जाती है, आपको काउंटर लगाना पड़ता है, शपथ पत्र लगाना पड़ता है। वहाँ भी अगर आपको विवेचना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो वहाँ भी जो हमारे जीए साहब हैं, कौंसिल साहब हैं, उनके सामने भी आपको नीचा देखना पड़ता है। और माननीय उच्च न्यायालय में भी आपको माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष भी नीचा देखना पड़ता है और अगल बगल बगलें झांकना पड़ती हैं, क्योंकि आज के लोगों में काम इतना ज़्यादा हो गया है, व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है। वास्तव में सही बात भी है, लेकिन देखिए ऐसा है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। आप इसी के लिए आप पुलिस, देखिए सब इंस्पेक्टर जो विवेचक है वो एक अलग उसका व्यक्तित्व है। और जब आप दरोगा बन गए, डंडा ले लिया हाथ में और आप यातायात व्यवस्था और सब व्यवस्थाएं, शांति व्यवस्था की ड्यूटी दे रहे हैं, उस समय आप पुलिस का कार्य कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, पुलिस के कार्य में और विवेचना के कार्य में दोनों में बहुत अंतर है। और ये सब लोगों को पहले अनुभव न होने के कारण समझ में नहीं आता है। वो समझता कि हमने रात दिन नौकरी की, हमने इतनी अच्छी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। भैया, पुलिस की नौकरी अलग है डंडा वाली, और ये जो इन्वेस्टिगेशन वाली नौकरी है ये एकदम अलग है। इसके आप ही जवाबदेही हो, कोई जवाबदेही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति जवाबदेही नहीं है। विवेचक ही सबका रिस्पॉन्सिबल है अगर कहीं कमी छूट गई तो। और वो कमियां 10-10 साल बाद निकलती हैं, आपको ये भी बता दें, अनुभव के आधार में बता रहे हैं। फिर फाइलें खुलती हैं, फिर दंड मिलता है तो फिर आपको अपनी तनख्वाह से पैसा खर्च करना पड़ता है। क्यों कि दंड मिल गया तो फिर आप या तो कोर्ट जाओ, ट्रिब्यूनल जाओ, अपील करो, सब में पैसा खर्च होता है ना, आपके निजी धन से पैसा खर्च होता है फिर, और फिर बड़ा कष्ट होता है। और देखिए भाई, अब जैसे चलिए पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके, वो तो आपको सुरक्षित करते ही हैं, लेकिन अब पता पड़ा कि माननीय हाई कोर्ट ने आपके विरुद्ध कोई एलिगेशन लगा दिया या कोई आपने कमी की है, वो उन्होंने पकड़ ली साहिबानों ने, तो वो तो आपके विरुद्ध लिखा ही जाएगा। तो लिखा जाएगा तो फाइल खुलेगी, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए पहले से ही मजबूती रखिए, काउंटर वगैरह भी पूरी केस डायरी पढ़ के, हर तथ्यों को पढ़ के, अपने वरिष्ठों से संपर्क करके और मजबूत होइए। ये है कहने का मतलब। अब एक और कहावत, आए थे हर भजन को ओंटन लगे कपास, ये बुंदेलखंड की बड़ी चर्चित कहावत है। अरे भाई, आप इतना बड़ा पद आपको प्राप्त हुआ, वास्तव में आप इस बात को समझें कि ये बहुत बड़ा पद है। इस पद के प्रति हम लोग सही न्याय नहीं कर रहे हैं, सही गरिमापूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, और ना उस तरह की व्यवस्थाएं एक विवेचक को उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई बार इस बात को, जब तक मैं सर्विस में रहा, ये बात उठती रही कि विवेचना सेल अलग बनेगा, ये पुलिस कार्य अलग होगा, ये कार्य अलग होगा। ये संभव नहीं है, और संभव भी होगा तो जो विवेचना की गुणवत्ता है वो भी और माइनस गिरावट ही आएगी। क्यों? इसलिए आएगी कि फिर जिम्मेदारी, जब जिम्मेदारी इधर उधर बढ़ती रहती है तो फिर हाथ उठा देता है आदमी कि अरे साहब, वो तो फला ने विवेचना की थी, वो फला ने की थी, उस फला सेल ने की, और ये फला जगह चली गई विवेचना। और जो बड़े लोग हैं, गणमान्य लोग, विवेचना तो चेंज कराते ही कराते हैं कि किसी तरह से विवेचना डिस्टर्ब हो, जिससे जो उनके पक्ष के लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो पुराने वाले इंस्पेक्टर साहिबानों और थाना अध्यक्षों वाला रोल करिए। कभी किसी को पूरे तथ्यों की विवेचना की बात मत बताइए, अपने तक रखिए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ही शेयर करिए। जनता के लोगों को विवेचना वाली बातें कम बताइए, कम शेयर करिए,
और जो सही है वही लिखिए। बातें कुछ भी करिए मुंह से तो 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन केस डायरी में लिखिए वही जो सत्य है, क्योंकि वो आपको हर तरफ से सुरक्षित करेगी। विवेचना का सबसे बड़ा नियम ये है कि लिखिए वही जो सत्य है, चाहे फिर उसकी हर किसी भी उससे ब्रांच से उसकी जांच हो, 10 बार जांच हो, 20 बार जांच हो, आपका कोई अहित नहीं होगा। मेरी एक विवेचना की कम से कम 20 बार जांच हुई, लेकिन जो सत्य था वही लिखा गया था, वही अधिकारियों ने भी हमसे लिखवाया, वही उसी तरह हमें गाइड किया। अधिकारी भी आपको सही बात के लिए आदेश करते हैं, लेकिन हम लोग दबाव में आ जाते हैं। ये व्यक्तिगत दबाव हम लोगों का होता है। जो भी विवेचक होते हैं, विशेषकर अधिकतर बड़ी विवेचनाओं के, मर्डर के और हीनियस क्राइम के विवेचक थाना अध्यक्ष लोग होते हैं जो थोड़ा डर जाते हैं। थाना अध्यक्ष लोग थोड़ा डर जाते हैं। भाई कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, तो डरना स्वाभाविक है। हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना उन्हें कोई सजेशन देंगे, क्योंकि जो जहाँ रहता है वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। मैं तो नए साहिबान, दरोगा जी साहिबानों को बता रहा हूँ कि आप अभी नए हैं, सीखिए। पुराने दरोगा जी को पकड़िए, उनसे सीखिए, गुण सीखिए विवेचनाओं के। एडवोकेट साहिबानों से मिलिए, डॉक्टर साहिबानों से मिलिए। डॉक्टर साहिबानों से विशेषकर पोस्टमार्टम के बारे में और मेडिकल्स रिपोर्टों के बारे में उनसे डिस्कशन करिए, और मेडिको लीगल की बुक्स पढ़िए। इस तरह से आप अपनी विवेचना को अधिक से अधिक मजबूत कर सकेंगे। अभी हाल में जनपद सुल्तानपुर में जो उदाहरण आया वो अच्छा नहीं है, विभाग के लिए भी अच्छा नहीं, हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। वो हमारे जो है किसी न किसी के सभी लोग मिलने जुलने वाले होते हैं, और जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो अवश्य कष्ट होता है। और न्यायालय ऐसा नहीं है। हाँ, न्यायालय जो है काफ़ी कुछ हमारी आपकी में जो है कानून रूप से अच्छा से अच्छा निर्णय अदालतों के द्वारा किए जाते हैं। और लेकिन जब कमी अगर कहीं होगी तो भाई वो तो सार्वजनिक हो जाती है कमी, क्योंकि वहाँ दोनों पक्ष के एडवोकेट साहिबान होते हैं, मुवक्किल होता है, मुलजिम होता है, वादी होता है, सभी लोगों के सामने चर्चा होती है। तो उसके लिए आप अभी से, जिस दिन से FIR कॉपी आपको मिले, आपको विवेचना सुपुर्द हो, उसी दिन से आप मजबूती से जुटिए, हर चीज़ की जानकारी करिए और हर चीज़ को सही रूप से, क्रमबद्ध रूप से केस डायरी में लिखिए। रवानगी, वापसी का भी टाइम डालिए। देखिए उसमें अब भाई कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो इसमें नहीं तो मैनुअल में बाकायदे टाइम पड़ता था। और विशेषकर हीनियस क्राइमों में तो जब आप घटना स्थल बनाएं और जिस समय बनाएं उस समय का आप टाइम डालें, फिर देखिए आपकी इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी होगी और आपको भी आत्मसंतोष होगा। आत्मसंतोष के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करिए। जब कभी गड़बड़ सरबड़ हो जाता है ना, तो फिर आत्मा खुद धिक्कारती है। अपने आप खुद आत्मिक विवेचन आप करिए, तो आप एक अच्छे विवेचक बनेंगे। आपको ईश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के प्रति न्याय करिए। चलिए, फिर आगे पीछे और चर्चा होती रहेगी और इसी तरह ब्लॉग बनते रहेंगे, और समय समय पे जो भी अनुभव हैं उनके द्वारा उनको मैं आप सभी को शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, और संडे को यही पर चर्चा होती है, और तो अन्य चीज़ें हमारे ब्लॉग में पड़ती रहती हैं, विशेषकर प्रकृति की और सामयिक घटनाओं की, लेकिन संडे को आपको ज़रूर एक ब्लॉग सुनने को अवश्य मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।